दोस्तों, ये हिंदी हिंदी व्याकरण का बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सामने मैं लेकर उपस्थित होता हूँ। आज की हमारी तीसरी कक्षा है। ये आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अच्छा इसके साथ साथ अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देना चाहें तो जिसमें भी हिंदी पूछा जाएगा, ये हमारा दावा है, हमारी गारंटी है कि हिंदी के जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में, विभिन्न प्रश्न पत्रों में पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न यहीं से फंसेगा। मैं आपके मानसिक पटल पर, आपके दिमाग में सारी चीजें छाप देने वाला हूं। यह बैच मास्टर बैच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मास्टर बैच है, आपकी तीसरी क्लास है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऑल वनडे एग्जाम, जहां भी हिंदी पूछा जाएगा, जहां भी हिंदी पूछा जाएगा, लेवल कुछ भी होगा, छोटा या बड़ा, आपको ये चीज नोट कर लीजिए। इससे बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। इसके पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं आपकी, इसके पहले दो कक्षा हिंदी पे हो चुकी है। आज हम बात कर लेते हैं, इस हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या? व्याकरण। हम व्याकरण पे चर्चा कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण पे किस पे चर्चा कर रहे थे? व्याकरण पे। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, अपना ध्यान आकर्षित करिए इस बोर्ड की तरफ। व्याकरण हिंदी में हमने सबसे पहले टॉपिक में उठाया था, आज फिर थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए आपको ले चलूंगा। थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। हमने देखा था कि ये जो व्याकरण है, यह वी धन आ धन करण से मिलकर बना हुआ है। व्याकरण वी धन आ धन करण से मिलकर बना हुआ है यह व्याकरण शब्द, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थवय होता है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन या शुद्ध रूप से समझ के प्रयोग की जो विधा है, उसी को व्याकरण कहा जाता है। आप जानते हैं व्याकरण के कुल 3 अंग हैं। व्याकरण के कुल कितने? 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण के कुल कितने अंग माने गए हैं? व्याकरण के दोस्तों कुल 3 अंग माने गए हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। बस पूरी की पूरी व्याकरण यही है, ये है पूरी की पूरी व्याकरण यही है, ये है। क्या है? एक है वर्ण विचार, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। ये जो 3 बिंदु आपके सामने लिखे गए हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा क्या है? वाक्य विचार। पूरी की पूरी हिंदी और हिंदी का जो व्याकरण है, वह इसी मूलभूत 3 बिंदुओं पर आधारित है। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अभी तो हम शब्द विचार और वाक्य विचार पे चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे किस पे? वाक्य विचार पे। किस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों? इस वाक्य विचार पे हम चर्चा करेंगे। वाक्य विचार अगर एक छोटी सी परिभाषा के रूप में कहा जाए तो वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण ही क्या है? वर्ण विचार है। एक बार फिर से सुनिएगा, वर्णों का सुंदर लेखन या सुलेखन, शुद्ध उच्चारण का प्रयोग का ज्ञान कराने वाली पुस्तक को ही व्याकरण कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने निकल कर आई है। आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति में पढ़ा था, कैसे 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 कैसे, फिर सौरसेनी यानी अपभ्रंश, अपभ्रंश कुल 7 प्रकार पढ़े थे। 7 प्रकारों में हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। उसी 7 प्रकार के अपभ्रंश में 5 उपभाषाएं निहित हैं। उन्हीं 5 उपभाषाओं में हिंदी में बोली जाने वाली कुल 18 प्रकार की बोलियां निहित हैं। ये सब चर्चा हम पिछली कक्षा में कर ली है।
आज की कक्षा में हमारा बिंदु है व्याकरण। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि व्याकरण वी धन आ धन कर्ण से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शुद्ध उच्चारण या शुद्ध लेखन। शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन की प्रक्रिया ही क्या है? व्याकरण है। आप देखते हैं कि व्याकरण के कुल 3 अंग बताए गए हैं। व्याकरण के कुल 3 अंग बताए गए हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आपने देखा कि वर्ण विचार की परिभाषा की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि वर्णों के शुद्ध रूप से लेखन या सुंदर लेखन या शुद्ध रूप से उच्चारण करने की प्रक्रिया को ही वर्ण विचार कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो ये तीनों बातें हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, हम कह सकते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य, आप देखेंगे कि ये जो वाक्य है यह बनता कैसे है? वाक्य बनता कैसे है? वाक्य यानी शब्दों के सार्थक क्रम को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि वर्ण किसे कहा जाता है? भाई, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कह दिया गया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कह दिया गया। वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वर्ण ध्वनि को कहते हैं। किसको? ये जो ध्वनि होती है, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, उसी ध्वनि को अगर लिखित रूप या लिपि का जामा पहना दिया जाए, आप जानते हैं कि हमारी लिपि देवनागरी है, तो किसी भी बोले गए, उच्चारित किए गए वर्ण या ध्वनि को लिपि के जामा पहना दिया जाए, लिख दिया जाए, वह तब वर्ण में तब्दील हो जाता है। अभी हम बोल रहे हैं क, कबूतर वाला क, ये ध्वनि है, लेकिन इसी को हम प्रतीक के रूप में लिख दें कि क, अब यह वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण होगा। यानी ध्वनि से वर्ण का निर्माण हुआ, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण हुआ और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। दोस्तों, यह बात याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा कि ये जो वर्ण है, वर्ण विचार की बात जो हम कर रहे हैं, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन हिट करता है, हिंदी में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं? एक प्रश्न आपसे ये पूछता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? यह बात याद रखेंगे। आप देखेंगे कि भाषा का सबसे छोटा अंग किसे कहा जाता है, यह भी बात याद रखिएगा। भाषा का सबसे छोटा अंग किसे कहा जाता है? 3 बातें हो गई। एक और बात बनती है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी
इकाई को क्या कहते हैं? एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैं हिंदी की गारंटी लेता हूं, आप हिंदी कोई भी परीक्षा दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हिंदी आपसे पूछा जाता है तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि जो आपको पढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन उससे बाहर आएगा ही नहीं। यानी मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत शॉर्ट तरीके से सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। इसके पहले हमने देखा कि वाक्य कैसे बनता है, सार्थक शब्दों के योग से, और सार्थक वर्णों के योग से शब्द बन जाता है। ध्वनि कैसे बनता है, वर्ण कैसे बनता है, वर्ण यानी जो ध्वनि हम उच्चारित करते हैं उसी को किसी लिपि का, हमारे यहाँ तो देवनागरी लिपि ही चलती है, तो देवनागरी लिपि का जामा पहना दिया जाए, उसको उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया जाए, वही लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो आपने देखा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, कमेंट में छाप दीजिए, किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को दोस्तों ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, और एक सीधा सीधा पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोनों का ही उत्तर क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। चाहे आपको लिखित शब्द उसमें प्रयुक्त करके क्वेश्चन बनाए, या तो इसको एब्सेंट कर दे, हटा दे। अगर इसको हटाकर सीधा सीधा पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यही भैया वर्ण है। अगर इस तरीके से पूछ लिया लिखित इकाई भाषा की सबसे छोटी कौन सी है, तो आपका तब भी वर्ण होगा, है ना। आइए देखिएगा, भाषा का सबसे छोटा अंग किसे कहा जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, भाषा का सबसे छोटा अंग किसे कहा जाता है? तो भाषा का सबसे छोटा अंग भी इसी वर्ण को कहा जाता है। क्या कहा जाता, किसे कहा जाता है? इसी वर्ण को भाषा का सबसे छोटा अंग कहा जाता है। हमने बताया कि व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं, एक वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य विचार। ये 3 अंग होते हैं, और संपूर्ण हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इसी पे 3 बिंदुओं पर आधारित है। तो भाषा के सबसे, आप देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाएगा? यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाई अर्थ के आधार पर पूछ रहा है तो किसी वर्ण का तो कोई अर्थ निकालेंगे नहीं, किसी वर्ण का, किसी अकेले एक अक्षर का कोई अर्थ तो होता नहीं। हाँ, सार्थक वर्णों से के योग से बनने वाले शब्द का अर्थ निकल सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? शब्द को कहेंगे। किसे कहेंगे? शब्द को कहेंगे। यानी शब्द ही वह चीज है जिससे अर्थ प्रकट होता है, अर्थ निकाला जा सकता है। यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है अर्थ के आधार पर भाषा की। यह बात याद रखिएगा। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी तो इसके पहले अर्थ के आधार पर पूछ लिया गया, अब पूछ रहा है भैया कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भावार्थ के आधार पर पूरा का पूरा अर्थ जो है भाव सहित समझ में आ जाए। क्या किसी अकेले एक वर्ड का कोई अर्थ हो सकता है? कदापि नहीं। क्या किसी शब्द का
किसी शब्द का अर्थ तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत निहित भावों को हम जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तभी जान सकते हैं जब शब्दों का सार्थक योग, जिसे वाक्य कहा जाता है, उस वाक्य से हम अर्थ तो जान ही सकते हैं, उसके साथ साथ पूरे भाव को भी समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसी वाक्य को कहा जाता है। इसे इसी वाक्य को कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। अब एकर स्क्रीनशॉट ले ला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो ना। एकर स्क्रीनशॉट ले ला भैया बहनी लोग, कहाँ से कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, आप कोई भी परीक्षा देने जाओ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वर्ड की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ड की, वर्ड विचार की। आखिर में वर्ड होते कितने प्रकार के हैं? वर्ड होते कितने प्रकार के? फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम वर्ण विचार यानी वर्णमाला पे चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।